अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। ईफ़ाए अहद बचपन में पढ़ा था, बड़ी अच्छी चीज़ है। इमरान खान साहब का दौर हुकूमत देखता हूं तो पता चलता है कि वादा निभाना कितना ज़रूरी हुआ करता है। क्या दिन तब्दीली ने हमें दिखला दी है, सुभान अल्लाह। मुशर्रफ साहब की एक और यादगार को कलेजे से लगा लिया गया। डॉक्टर सलमान शाह वसीम अकरम प्लस के मुआशी मुशीर मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। काबीना में फिर एक ज़रा सा इजाफा फरमा दिया गया। डॉक्टर सानिया नशर वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी मुकर्रर। तब्दीली सरकार ने मोहतरमा को वफाकी वज़ीर का दर्जा भी दे डाला, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कौमों की ज़िंदगियों में इस तरह के वाक़यात, इस तरह की उथल पुथल होती रहती है। डोंट टेक इट टू सीरियसली। डॉलर एक मरतबा फिर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया, लेकिन जाहिर है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना अलाउड नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब घबरा रहे थे, उम्रे से वतन वापस पहुंचे हैं। JUI कायदीन और रहनुमाओं ने अपनी ज़ाती हिफाजत में उनको घर पहुंचाया और अखराजात में कमी का बहाना बनाकर हुकूमत की जानिब से मौलाना की सिक्योरिटी को महदूद कर दिया गया। ज़ाहिर है कि सादगी का प्रचार ये वो, लेकिन ज़ाती अनाद निकाला जा रहा है, कोई माने या ना माने। आसिफ अली जरदारी साहब की तमाम नैब केसेस में अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। नैब कह रहा है कि 8 मजीद मुकदमात में आसिफ अली जरदारी का किरदार खुलकर सामने आ गया। जरदारी साहब ने ताहम ऐन इस वक्त पर भी अपने कुछ न कुछ भारी होने का सबूत देते हुए एक हल्का सा मजाक फरमाया है। कह रहे हैं कि सड़कों पे निकलेंगे, आवाम को सड़कों पे लाएंगे, और वो भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। सिंध में एक मरतबा फिर गुड गवर्नेंस का पोल खुल गया। ये तीसरा दिन है, आज हैट्रिक हो रही है जब सिंध हुकूमत की नज़र उतार रहे हैं हम लोग किसी न किसी मामले में। अहम जामियात और बोर्ड्स में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। NLD यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स में घपले हुए हैं, कोई बात नहीं। कौमी खजाने को महज 62.3 मिलियन रुपयों का नुकसान हुआ है, तो क्या हुआ, जमहूरियत तो पनप रही है सनू की। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में PC1 के बगैर 105 मिलियन रुपए खर्च, पैसे कमाए इसलिए जाते हैं कि खर्च किए जाएं। 9.5 मिलियन रुपयों की गाड़ियाँ खरीद ली गई, तो क्या हुआ, भुट्टो तो जिंदा है। आपको कुछ कहना, पूछना, कोई सवाल करना अलाउड नहीं है। आवाम शर्मिंदा है, लेकिन भुट्टो अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा है। मैं जाऊँगा अपने पैनलिस्ट की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खेलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा रिप्रेजेंटेशन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का रुख करूँगा। मैडम प्लीज़ मेरा सवाल थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मेरे सवाल पर। पूरे इंट्रो को जवाब मत दीजिएगा, वरना मेरा प्रोग्राम जो बेकार हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ वसीम अकरम प्लस की काबीना में जो नादिर शाही इजाफा हुआ है उस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। मुशर्रफ साहब की एक और यादगार को कलेजे से लगा लिया है। आपके ख्याल में इस एक अमल की तौजी, हालांकि इसकी कोई भी लॉजिक हो नहीं सकती, लेकिन अगर आप फिर भी अखलाकन बयान करना चाहें तो कहाँ से शुरू करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पाकिस्तानी जिसके ऊपर कोई क्राइम चार्जेस नहीं है, करप्शन चार्जेस नहीं है, वो इस मुल्क को अपनी जो भी उसके पास नॉलेज है, उसका नाम नूरुल आरफीन हो, उसका नाम सलमान शाह साहब हो या कोई भी हो, वो इस मुल्क को सर्व कर सकता है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं। दूसरी, जहाँ तक रह गई बात कि अगर कोई काबिल आदमी अगर किसी के भी दौरे हुकूमत में काम करता रहा और उसके ऊपर कोई मतलब मेगा करप्शन स्कैंडल्स नहीं है, तो ये किस किताब में लिखा है कि वो दोबारा आके सर्व नहीं कर सकता? आपकी इस बात का तो जवाब ये है, इसका यही इखलाकी जवाब है। आप मुझे बताएं कि क्या सलमान शाह साहब की काबिलियत नहीं है? और अगर कोई बंदा काबिल हो तो उसका माजी में किसी सियासी जमात से ताल्लुक रहा हो या किसी दौर में उन्होंने मुल्क के लिए सर्व किया हो, तो वो क्यों नहीं आज सर्व कर सकते? हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आपको मैं एक और आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बता दूं, देखें, हम हर वक्त पीपल्स पार्टी एंड PMLN को क्रिटिसाइज करते हैं, हम जमातों को क्रिटिसाइज नहीं करते। हम उन जमातों में बैठे हुए उस माइंड सेट के अगेंस्ट है जो प्रो करप्शन है, लेकिन इस बात का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उस जमात में बैठा हुआ हर बंदा या उस पार्टी का हर वर्कर और सपोर्टर खुदा ना खास्ता करप्ट है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे तो जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बेनिफिशियरी पाकिस्तानी है, PTA वाले नहीं है। आई मीन एवरीबडी जिसका ताल्लुक अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PMLN की हो या PTI की हो, हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, किसी एक खास तबके के लिए नहीं है। जब सारी अवाम हमारे हर अच्छे इकदाम के बेनिफिशियरी है, तो इसी तरह मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात वाजे कर दूं, मैं बिल्कुल फोकस्ड आज आपको जवाब दूंगी कि
PMLN में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे करप्शन चार्जेस नहीं है, जो अपने हलके की हद तक उनको आगे आके बड़ा रोल नहीं दिया जाता। बड़ा रोल अनफॉर्चुनेटली बड़ी जमातों में माजी में उन लोगों को दिया जाता रहा जो मनी मेकिंग मशीन्स थे। दुरुस्त है मैडम, आपका नुक्ते नजर कन्वे हो चुका। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं अपने दीगर मेहमानों से इस मौजू पर गुफ्तगू कर लूं। मैं आखिरी फिक्रा बोल लूं नूरुल आरिफीन, तो मैं वेलकम करूंगी आज हर काबिल जगह पे बैठे हुए हर काबिल इंसान को जिसका ताल्लुक जिस मर्जी सियासी जमात पे से हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है तो हमारे दिलों के और हमारी जमात कुछ भी नहीं है। ये इस मुल्क की बात है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पंजाब की बात है, और हम हर उस बंदे को जिसका ताल्लुक जिस मर्जी सियासी जमात से हो हम उन्हें वेलकम करेंगे और हम उनका रोल भी बढ़ाएंगे और हम उनका रोल भी रखेंगे, चाहे उनकी वाबस्तगी जिस मर्जी सियासी जमात से हो, बिकॉज हमारा मकसद पॉइंट स्कोरिंग या किसी समझ गया मैडम। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, जरा सा स्पीड ब्रेकर सामने थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, बात बहुत तवील हो गई है। मैं अपने दीगर मेहमानों की तरफ जाऊंगा। मोहतरम खेलदास साहब, हुजूर इसी किस्म का मजाक आप भी करते रहे हैं पहले मुशर्रफ दौर में कि जी मुशर्रफ के साथ जो चला गया हम उस पर लानत भेजते हैं, हम नहीं लेंगे। उसके बाद फिर उनको नहला धुला करके पाउडर वाउडर लगा करके सुर्खी पाउडर लगा करके अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके उनकी बलाएं उतार करके ले जाके नवाज शरीफ साहब का हाथ चुमा करके और उसको काबीना में बिठा लिया। उसके बाद फिर कुछ और लोगों को जो नवाज शरीफ साहब पर तबर्रा बाकायदा करते रहे उनको बाकायदा वजारतें भी दी हैं। उसके बाद वही लोग आज फिर नवाज शरीफ साहब पर, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनमें खवातीन और मर्द कोई तखसीस नहीं है, आप भी तो यही सब करते रहे थे। मैं पीटीआई को क्यों कोस रहा हूं सर? पीटीआई को आप इसलिए कोस रहे हैं कि वो हमेशा तब्दीली की बात करते थे और कप्तान बोलता जो मेरी टीम है वो बड़ी अहल है और जो मेरे खिलाड़ी हैं वो इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, मगर बदकिस्मती से इसकी टीम अभी तकरीबन चेंज ही हो गई, कप्तान ही रह गया, बाकी तो खिलाड़ी सारे तब्दील हो रहे हैं और वो खिलाड़ी लाए जा रहे हैं जिस पे 22 सालों से ये शख्स जो है ना इल्ज़ामात लगाता रहा है कि ये चोर है, लुटेरे हैं, 70 सालों से लूट रहे हैं, उस हुकूमत में थे, इस हुकूमत में, उस पार्टी में थे, इस पार्टी में थे। तो वो जो अभी जो खिलाड़ी उठा रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि वो करप्ट है, मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मगर ये एक शख्स खुद लगाता था कि ये सारे चोर हैं। तो हमें ये बताया जाए, बल्कि कौम को ये बताया जाए जिसने कहा कि साफ चलेगी, शफाफ चलेगी, ऐसे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, तब्दीली का नारा था ना। 22 साल से ये तबलीग कर रहा था, 22 साल से लोगों को मुनाफिकत और झूठ बता रहा था, गुमराह कर रहा था, तो आज उसकी तब्दीली के पोल खुल गए। तो हमने ये कभी दावा नहीं किया था कि इस शख्स को लेंगे नहीं लेंगे, हमने ये नहीं कहा था। हमने अगर PMLN ने कभी भी IMF का बंदा हायर करके या उनके एक कम, अभी वज़ीर आज़म साहब को आपने जो पार्लियामानी इफ्तारी में उन्होंने कहा है कि ये मुझे फ़ोन आया कि ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर है ये हम आपको अच्छा बंदा भेज रहे हैं। तो हमने कभी भी मुल्क की जो हमारी खुदमुख्तियारी है, हमारे जो हमने कभी डिक्टेट नहीं किया। हमने लोन ज़रूर लिया IMF से, हमने प्रोग्राम लिया, हमने कंप्लीट भी किया, मगर हमने इसी तरह लोग खरीदे नहीं। ये तो इनकी टीम। और दूसरी बात जो मैडम की मैंने बात सुनी, तो PTI में कोई काबिल लोग नहीं है, ये साबित हो गया है। ना नेशनल असेंबली में ना पंजाब असेंबली में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मुल्क को आगे चला सके, जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सके। मतलब सारे नायल है। तो नायल को आप मुझे ये बताएं कि किस तरह आपने दावे किए थे? सिर्फ कप्तान रह गया, एक दिन उसकी भी छुट्टी होनी है, एक वजारत उससे भी वापस ली गई है। आपको याद होगा कि वजारत दाखिला किसी और को दी गई है। ठीक है, तो कप्तान की बारी आने वाली है और ये इनसे मुल्क नहीं चलना है, ये साबित हो गया है। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। वो तो खैर इंसान भी खाली हाथ ही आया है, कफन में जेब थोड़ी होती है सर। मोहतरमा मारी इकबाल तराना साहिबा, ये मुझे बताइएगा, काबीना में एक नन्ना मुन्ना सा खूबसूरत सा इजाफा हुआ है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। डॉक्टर सानिया नश्तर वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मुकर्रर हो गई हैं। तब्दीली सरकार ने मोहतरमा को वफाकी वज़ीर का दर्जा भी दिया है। आपके ख्याल में काबीना कितनी होनी चाहिए कि एक इंसान को, यानी हुकूमत चलाने वाले एक हुक्मरान को, बल्कि उसकी तशफ़ी हो जाए, हुकूमत चलने में आसानी रहे, कोई दिक्कत कोई दुश्वारी वगैरह ना हो? क्या कहेंगी, क्योंकि आपके दौर में भी माशाल्लाह ठीक ठाक हिसाब किताब था। देखिए, बात ऐसी है कि जैसे कि बहुत सारे इदारे हैं और हर इदारे का एक अपना रोल है। इसी तरह से उसको असिस्ट करने के लिए जो मावन खुसूसी होते हैं वज़ीर आज़म के करीब या कोई भी जो हुकूमत कर रहे हैं उनके करीब,
तो वो इतने ही होने चाहिए जो उनको वन पर्सन जो है वो असिस्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो काबीना में तोसीक करते जाएं और तमाम उन लोगों को जो उनको पहले आजमा लिया गया है और पहले तमाम उन लोगों को वही रेस के घोड़े जिनको बार बार आप जो है वो लेकर आते हैं और वही उनके ऊपर आप एनर्जी ज़ाया करते हैं, उन्हीं को रेस में खड़ा करते हैं और वही घोड़े बार बार हार जाते हैं। तो सिर्फ एक सानिया निश्तर नहीं, बहुत सारे इस वक्त आप देखिए कि बहुत सारे जो मुश्किल वक्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी आए, PMLN पे भी आए, माजी में हमने देखते रहे, मगर हर दफ़ा जो था उनकी जो कॉम्पिटेंट टीम थी वो उनको इस भंवर से निकाल लेती थी। मगर 9 महीने अभी इस गवर्नमेंट को होने आए हैं, 9 महीने में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, क्योंकि शायद अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 में आई थी तो 2008 में जो हमारी सबसे बड़ा चैलेंज था वो हमारी खारजा पॉलिसी थी। PMLN के चैलेंजेस जो थे वो एनर्जी क्राइसिस थे। मगर ये जो कप्तान साहब ने, जैसे कि अबिदास साहब ने भी कहा कि बार बार जो दावे करते थे, हमने उतने बड़े दावे नहीं किए थे क्योंकि हमने डिलीवर करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त खारजा पॉलिसी थी। और वो खारजा पॉलिसी को देखते हुए 2008 से लेकर 2013 तक हमने सिर्फ खारजा पॉलिसी पे बहुत अच्छा काम किया, जिसमें आपको ये लगा कि रीजनल हमारी भी एक जो साख थी वो हमारी एक आम बंदे का भी जो कॉन्फिडेंस था वो ऊपर चला गया था। क्योंकि मगर अब हमने इस हुकूमत ने एक्चुअली आम बंदे को जो है वो बहुत डीमोरलाइज किया है, ना सिर्फ बातों से ऐसे नारे लगा के माशी तौर पर। तो खैर गरीब की तो हम बाद में बात करेंगे, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो पिछले दिनों दौरा ईरान में जो बातें की वो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। अमेरिका ने इस वक्त दौरा ईरान पुराना हो गया मैडम, अब तो नई नई चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा तो आपको फरमाइएगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम ये मुझे बताइएगा, एक गरीब मुल्क, वो जो कहानियां सुनाया करते थे इमरान खान साहब, एक वजीर आजम पैदल जाता है, एक वजीर आजम जॉगिंग करते हुए जाता है, एक वजीर आजम अपने पंख फैला करके उड़ता हुआ चला जाता है, वो सारी बातें कहां चली गई? ये 500 अफराद पर मबनी जो काबीना आपने अपॉइंट की है, एक गरीब मुल्क के पेट पर हथौड़े, लाते, घूसे सब मारे जा रहे हैं। आपके ख्याल में काबिलियत अगर आपने मेयार मुकर्रर किया है तो नाअहल तो मैं भी नहीं हूं, निकम्मा तो मैं भी नहीं हूं, सौतेला जरूर समझा जा रहा हूं, एक अलग चीज है। काबीना में जितने लोग काबिल हैं उससे ज्यादा काबिल लोग पाकिस्तान में नौकरी के लिए घूम रहे हैं इस वक्त, तो क्या सबको अपनी काबीना में शामिल कर लेंगे या कोई आपने मेयार मुकर्रर कर रखा है कि इस हद से आगे नहीं जाना? क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मी बातें आप लोग अपोजिशन दौर में किया करते थे, आज वही सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह जायज हो गए जो कल नाजायज थे। अच्छा नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मराद के बगैर काबीना या पहले जिस तरह से जो भी कैबिनेट मेंबर्स होते थे, आपको पता है कि जिस तरह सिक्योरिटी, जितनी गाड़ियां, जो प्रोटोकॉल्स वो लेते थे, अगर हमारे मिनिस्टर्स बेचारे नहीं ले रहे तो किसी को काम करने से तो हम नहीं रोक सकते। एक तो मैं ये बता दूं, विदाउट एनी इंसेंटिव आप जरा ना पहले पता कर लें कि हमारे मिनिस्टर्स को कौन से इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। आपको मैं ये बताऊं कि गवर्नमेंट पोजीशंस पंजाब की आप चेक कर लें किसी भी सोर्स के थ्रू कि जितनी भी हमारी जो मतलब जैसे चेयरमैनशिप्स हैं, PHA की हो गई, टेबटा की होगी, ये सब हमारे जितने भी लोग जो हम अपॉइंट कर रहे हैं वो विदाउट एनी इंसेंटिव, यानी कि वो गवर्नमेंट से कोई सैलरी, कोई गाड़ी, कुछ नहीं ले रहे। काम कर रहे हैं। जहां तक रह गई, देखें, अच्छा मेरी बात सुन लेना, मुझे कंप्लीट कर दे। आप एतराज कर लेना, लेकिन मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगी ना। आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, पहले तो सब अच्छा होता रहा, अभी सब बुरा हो रहा है। मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू टेल यू द फिगर एंड फैक्ट्स। फिर पता है बहस में जो सारी काम की बात होती है वो रह जाती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो सानिया निश्तर है, सानिया निश्तर, इनको जिस प्रोग्राम के लिए लाया गया है ना, वो जरा प्रोग्राम सुन ले। बहुत सारे ऐसे वेलफेयर के काम थे जो 20 मिनिस्ट्रीज के अंडर थे, और होता ये था कि जो गरीब आदमी, आम आदमी तक एक सिस्टमैटिकली अप्रोच ही नहीं होती थी। अब हमने क्या किया है, ये एक अलग से मिनिस्ट्री हमने बनाई है, पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गुर्बत मुकाओ एक मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर सारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हम अंडर वन अम्ब्रेला ले आए हैं। उसमें क्या है जी, कोई 150 के करीब प्रोग्राम्स हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको जल्दी जल्दी जो बता सकूं वो बता दूंगी। मसलन उसमें ये एहसास के इस प्रोजेक्ट का वाइडर जो एक मीनिंग या नाम है वो है एहसास प्रोग्राम। एहसास के अंडर
हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ कितनी ज्यादा इशू है कि 33% इस मुल्क के बच्चे अपने वजन से कम है, 44% बच्चों अपनी असल हाइट से कम है। ये हम उनको लिए एक ग़िज़ाई प्रोग्राम, माजूरों के लिए व्हील चेयर प्रोग्राम, आसान कर्जे का प्रोग्राम, और औरतों के लिए सुन लेना, अच्छा बच्चों के लिए, औरतों के लिए ये जो हमने घर इंसाफ घर जो प्रोग्राम लॉन्च किया उसमें 50% शराकत की उनकी कंपलसरी होएगा। उसके बाद हम कोई 100 से ज़्यादा हम माजूर बच्चों के लिए हम शेल्टर होम्स बना रहे हैं। हम जो है पनाहगाह हर बड़े शहर में बना रहे हैं, पहले बड़े शहरों में, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे। फिर उसके बाद घर बैठी खवातीन को जो पहले वाले प्रोग्राम अच्छे थे उनको हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया, उनको मोबाइल अकाउंट्स के थ्रू कोई शुरू में 5,500 रुपए मिलेंगे और उसके बाद कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर भी चल रहे थे सारे ये सारे काम मोहतरमा सानिया निश्तर अकेले कर लेंगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट पर गरीब औरतों को सिलाई मशीन ये अकेले खरीद के ले जाकर दे देंगी, जो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे उनके घर पे दूध भी पहुंचवा देंगे, ये सारे काम अकेले खुद ही कर लेंगी। तो बाकी सारे लोग क्या हुकूमत में क्या कर रहे हैं, पंखा चल रहे हैं? अच्छा नहीं, मेरी बात सुने ना, आप तो या तो 3 लोग आप लोग बोल रहे हो, अगर मुझे मौका नहीं देना तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैडम आप इतनी देर से बोल रही हैं, मैं तो सुन रहा हूं। मुझे आपने बाकी लोगों को सुकून से सुना है तो मुझे भी दे दे, टाइम दे दे, 2 मिनट दे दे या 5 मिनट। मैडम मैंने आपसे डॉक्टर सानिया नश्तर के बारे में बात की, आपने हुकूमत का पूरा 5 साल प्रोग्राम बता दिया और मैं सुनता रहा। आवाज से प्रॉब्लम हो रही है, बीच में ये जो बाजी बैठी हुई है आपके साथ ये भी बार बार बोल रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इनसे कहें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा इन्होंने दिया क्या है? सिंध का मुझे ये बताएं कि एड्स किस तरह फैल गई, थर में आज बच्चे। अच्छा बात सुनिए मैडम, ये सवालात जो है वो थोड़ा सा आप मुझ पे छोड़िए, बात करें, एग्जांपल दें। सवालात मैडम आप मुझ पे छोड़िए, मैं अभी बहुत कुछ पूछने वाला हूं, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। सिंध हुकूमत को भी जिक्र करूंगा, पीपल्स पार्टी की भी खैर नहीं, वो सब कुछ तो मैं करूंगा, लेकिन आखिरी दम तक जब तक मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, मुझे यह समझ में नहीं आया कि अगर डॉक्टर सानिया नश्तर ना होती तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता ना होता या तब्दीली सरकार धड़ाम से गिर जाती। यह समझ में मुझे नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक लाइन में अगर आप जवाब दे सके तो फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, जल्दी से। मैं देती हूं, मैं जवाब देती हूं। मुझे ये बताएं, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है, आप यू नेम एनी मिनिस्ट्री, लेकिन जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो हम एक एहसास प्रोग्राम है उसको हमने अलग कर दिया। आप अगर ये कहें पॉवर्टी एलिवेशन इज अ सिंगल सब्जेक्ट जिसको 20 मुख्तलिफ जगहों से डील किया जाता था और 10 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। हम लोग चाहते हैं कि अंडर वन अम्ब्रेला वो जो एक चीज है उसका इंपैक्ट अवाम तक जाए। अब आप अगर इस चीज को जो मर्जी कहते रहे, हमने सारी मिनिस्ट्रीज पॉवर्टी एलिवेशन में मर्ज तो नहीं कर दी ना, हमारी सारी मिनिस्ट्रीज अपनी जगह पे कायम है, कायम दायम खड़ी है। ऐसे तो नहीं है कि सानिया निश्चित, बट इंशाल्लाह ताला जब भी ये प्रोग्राम लॉन्च होने दे, लोगों तक इसके सम्राट जाने दे, तो लोग अगर ये कहेंगे तो फिर हम ईमानदारी की बात है। जब आपने 100 दिन मांगे थे पब्लिक से तो पब्लिक ने क्या कर लिया? 100 दिन भी गुजर ही गए, फिर उसके बाद 10 महीने गुजरे, पब्लिक ने मैंने क्या कर लिया, वो 10 महीने भी गुजर ही गए। आप कह रही हैं थोड़ा सा टाइम हम और दे देते हैं। 1000 दिन देने को तैयार है तो इसमें किसी को तो एतराज नहीं होना चाहिए ना। क्या कहिए, दोबारा कहिए, 1000 दिन कौन देने के लिए तैयार है मैडम? मैंडेट दिया है ना 5 सालों का। मैडम 1000 दिन कौन देने के लिए तैयार है? पब्लिक ने हमें 5 सालों का मैंडेट दिया है ना, 1000 दिन कौन देने के लिए तैयार है ना, तो हम पब्लिक को जवाब दे लेंगे। बाकी जिसने जितने सीन क्रिएट करने, मैं बैठा हूं ना पब्लिक का मामा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पब्लिक की क्या बात कर रही हैं? पब्लिक आपके घर आके दरवाजा बजा के थोड़ी पूछेगी। कंटिन्यूटी है एक सूबे में, एक पूरे सूबे के ऊपर उनका 11वां साल चल रहा है, उनसे भी जरा उनका हमें रोल मॉडल बताया करें। मैडम एक तो ये पीटीआई से मैं समझ में नहीं आता, पीटीआई से जब मैं उसका नाम पूछता हूं तो वो बराबर वाले का दरवाजा दिखा देते हैं। ये मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा, पीपल्स पार्टी से उसके बारे में पूछूंगा, आप मुझे ये कैसे कह सकती है कि मैं पीपल्स पार्टी से ये पूछूं? ये तो मैं इस सूबे में रहकर के पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है कि मुझसे कहते कि इससे ये पूछो, मैं तो सुनता ही नहीं, मुझे जो पूछना है मैं पूछता हूं। आप मुझे डिक्टेट क्यों कर रही हैं? मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, बट द पॉइंट इज, नहीं जब हम बताते हैं तो उसमें अब आलम यह है कि जिस दिन इस मुल्क में कोई अच्छा काम हो जाता है उसको भी यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज करना आसान है। लेकिन मैडम मैं वजीर होता तो मैं भी अच्छा ही कहता, जाहिर है 5 सालों का। लेकिन अगर सवाल पूछना बुरा है तो मैं बुरा हूं? सवाल पूछना कोई बुरी बात तो नहीं है ना मैडम? नहीं, आप सवाल पूछे, आप सवाल पूछे, मैं तो उनको कह रही हूँ ना। ठीक है, यहाँ हम ब्रेक पर जा रहे हैं मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ब्रेक से वापस आ। तो कुछ और मेहमान हैं, कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा हमारी इकबाल तराना साहिबा, ये मुझे बताइएगा, नैब फरमा रही है कि 8 मुकदमात में जरदारी का किरदार सामने आ गया। जाली अकाउंट केसेस की फहरिस्त हाई कोर्ट में जमा करा दी गई और इसकी जजा यह है कि आसिफ अली जरदारी की तमाम नैब केसेस में अबूरी जमानत में तोसी हो गई। तमाम 7 या 8 मुकदमात थे, 8 मुकदमात आई बिलीव, और उसमें जमानत उनको दे दी गई है। क्या कहेंगी, मतलब पूरा पाकिस्तान फारिग है, नैब फारिग है, आसिफ अली जरदारी से कोई जाती कोई मसला है, अनाद है, कोई पर्सनल ग्रज है, किसको है? एक मुकदमा बंद, दूसरा मुकदमा खुल गया, तीसरा खुल गया और अब 8 मुकदमात में जमानत लेकर के और फिर बार बार आना जाना। क्या कहेंगी मैडम, मतलब सब झूठ है? देखिए जी, आज जैसे कि आपने खुद भी जरदारी साहब का अगर बयान सुना हो तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई इससे वो नहीं है कि 11 साल जिस बंदे ने पहले ही जो है वो विक्टिम ऑफ दिस जस्टिस सिस्टम रह चुके हैं, और जब हुए तो मेरा ख्याल है कि उनको अदालत ने ही बेगुनाह ठहराया था, कोई उसके ऊपर साबित नहीं हुआ था। अगर तो साबित हुआ होता तो आज मेरा ख्याल है कि हम उसकी रेफरेंस से बात कर रहे होते, क्योंकि कोई साबित नहीं हुआ तो हमारे पास आज कोई रेफरेंस भी नहीं है। तो बात ये है कि अगर आप सदर जरदारी साहब का रोल भी देखें तो सदर जरदारी साहब एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स थे जब बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो इक़्तिदार में थी, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो वही लोग जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी चलने नहीं देते थे। आज मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ कुछ एक फोर्सेस हैं जिनको खटकती है, उनमें बहुत सारी ऐसी भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कि OIC के इस्लामिक ब्लॉक के हक में नहीं थी, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट बनने के उसमें नहीं थी। उनको पता है कि ये वो वाहिद पार्टी है जब भी इक़्तिदार में आती है तो बहुत बड़े बड़े लेती है, स्टेप्स लेती है, कि जैसे कि मैं बहुत सीरियसली गुफ्तगू कर रहा था, आपने तो महफिल लूट ली। आसिफ अली जरदारी साहब ने हतफ मिसाइल अकेले ही जाती है। नहीं, बात मैं सिर्फ आसिफ ये गिलगित में झंडा जो लगाया था वो आसिफ अली जरदारी साहब खुद अकेले जाके पैदल जाके लगा के सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की बात नहीं कर रही, मैं पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। आप अगर याद हो आपको तो ईरान के ऊपर उस वक्त सैंक्शंस लगे थे और अमेरिका ने कहा था कि जो भी मुल्क जो है वो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उसके ही 2-3 दिनों में जो थी वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा था वो साइन किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से बहुत बोल्ड स्टेप्स लेती है जो कि बहुत सारे हुकूमतों को भी, बहुत सारे ऐसे इदारों को भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वो पाकिस्तान के इसमें मफादात में तो होते हैं मगर उनके इंटरेस्ट में नहीं होते। अच्छा, मतलब ये इन इदारों में से किसी 1-2 का KMC, वाटर बोर्ड, कोई नाम बताना चाहेंगी आप? मैंने आपको पहले भी, जैसे कि अभी बहुत क्लियरली मेरे ख्याल से आप गुफ्तगू नहीं सुन रहे थे, मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बताया कि जब भुट्टो साहब के ज़माने से, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो एज है वो 52 ईयर्स है, अगर हम 52 ईयर्स में वो सारे गिनवाना शुरू करें तो उनका जो आगाज़ है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पाकिस्तान के जब भुट्टो साहब का नज़रिया इस्लामिक ब्लॉक का था, मैंने अभी गिनवा चुकी हूँ, मेरा ख्याल है रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, इफ़ यू हैव हर्ड इट क्लियरली। जी चले, आप तो क्रीज से ही हट गई, आप तो पवेलियन में जाके बैठ के जूस पी रही हैं। अच्छा खेलदास साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, ये नून लीग कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आप मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं तो मुझे पता चल रहा है नून लीग यहाँ है, लेकिन नून लीग कहाँ है? शहबाज शरीफ साहब तो टॉम बॉय कैप पहन करके और लेफ्ट राइट कर रहे हैं लंदन में, नवाज शरीफ साहब मकाम मखसूसा पर पहुंचा दिए गए हैं, नून लीग कहाँ है सर? देखें, पता नहीं क्यों जब हमारी लीडरशिप लंदन जाती है या कोई इलाज के लिए या कोई, मतलब जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब इलाज गए तो अफवाहें गर्दिश कर रही है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े तज्ज़े हो रहे हैं, और ये हमेशा होते रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो कल अब वापस नहीं आएंगे। देखो, नून लीग अभी क्या हुकूमत क्या कर रही है आपको पता है? PTI गवर्नमेंट सुबह से शाम तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, PMLN, कोई अपना काम नहीं कर रही है। सारी मीडिया, सारी हुकूमती मशीनरी सिर्फ शरीफ खानदान, पूरी पार्टी को टारगेट किया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर PMLN के पार्लियामेंट लीडर ख्वाजा आसिफ को बात करने नहीं दी जाती है। अगर एहतसाब होता है तो PMLN की लीडरशिप का होता है। अगर जेलों में बंद किया जाता है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, PMLN और उनके जो हमारे रहनुमा उनको जेल में डाला जाता है।
नवाज शरीफ को जेल में डाला गया है, जो आप कह रहे हैं कि वो पहुंच चुके हैं, तो वो किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं? वो इस मुल्क की खातिर, वो सीपेक लाने की खातिर, वो इस मुल्क से दहशतगर्दी, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में अमन करने की जुर्म में, इस मुल्क की सिस्टम में 11,000 मेगावाट बिजली लाने के जुर्म में, इस पादाश में नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं। मगर अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात है, अगर पीएमएल नहीं है, अगर नवाज शरीफ साहब सियासत में नहीं है, अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं है, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब नहीं है, तो हमें ये बताए कि ये जो इस 9 महीने से हुकूमत में ये क्या कर रहे हैं? इनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालो, इनकी हर तकरीर निकालो। इमरान खान साहब के पास पार्लियामेंट के अंदर आने का टाइम नहीं है, वो जलसों में अवामी जो पाकिस्तान के, आपके और मेरे, सर आप ये बात ना करते तो मुझे, आप ये बात ना करते तो मुझे खाने कमाने का मौका ना मिलता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा शुक्र है कि वो शक्र खोरे को शक्र देता है। नवाज शरीफ साहब कितनी दफा, कितनी बार असेंबली में आते थे? नवाज शरीफ, अगर आपकी बात में मान भी लूं कि वो नहीं आए, मान भी लूं, मगर मैं आपको बताऊं, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आए तो नवाज शरीफ ने हजारों किलोमीटर मोटरवे बनाई, नवाज शरीफ साहब ने बिजली मेगावाट 11,000 वो लाई। नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ काम कर रहे थे। मैं अहमक समझ रहा हूं अपने आप को इस वक्त। नवाज शरीफ कह रहा हूं, नवाज बात तो सुनिए जनाब मन, मैं सुनने के तैयार हूं, मगर मेरी बात भी सुने, मुझे भी टाइम दे। अगर आप वक्त के जो फिरौन हुक्मरान है उनको 10-10 मिनट देते हैं तो मेरा हक है। अगर मुझे पार्लियामेंट में भी टाइम नहीं मिलता, अगर आपके शो में भी नहीं मिलेगा तो मैं कल जाके सड़क पे बात करूंगा। और कहां करूंगा? मुझे सुनने, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं। मैं हर चीज की जवाब देने के लिए पाबंद भी हूं। आपका आप पूछ सकते हैं, जो पूछने तो दीजिए। हाँ पूछे। हाँ अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने ये मोटरवे बनाई थी, ये घर से बनाई थी अपने? देखें, नहीं सर, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, अवाम के, ये पीपल्स पार्टी ये जो बताती है कि हमने एटम बम बनाया, वो अपने घर से लाके बनाया, अपनी गुल्लक तोड़कर। एक मिनट, मैं कॉमन मैन के हवाले से बस सवाल कर रहा हूं। ये आम आदमी की खिदमत पर बिल्कुल चूना फेर करके आप लोग अपना झंडा गाड़ देते हैं। जैसे मुत्तहिदा वाले गटर टूटा हुआ होता था, वहां पार्टी का झंडा लगा देते थे। यार बेवकूफ समझे भाई। एक मिनट, सवाल खत्म नहीं हुआ। हम लोग कहां हैं? एक आम आदमी कहां है जिसकी जेब पे डाका मार करके आप लोग अय्याशियां कर रहे होते हैं? आप लोग का मतलब मैं सरकारी लोगों की बात कर रहा हूं। वजीर आजम ये जो मोटरकेड में घूमता है, जाती सवारी नहीं होती है, पैदल चल रहा होता है, अचानक वजीर आजम बन जाता है। वो जो शेरवानी उसके नसीब में अल्लाह ने लिखी होती है, वो हम पर एक अजाब की तरह से गिर जाती है। और उसके बाद जब वो जाता है तो पता चलता है कि ले भाई इतने का डाका था। अवाम को कहां आप लोगों ने समझ रखा है? अपनी खिदमत सब गिनवा रहे हैं। अवाम, वो जो अवाम आप लोगों को लाइन लग करके वोट दे रही होती है, वो कहां है? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने कोई एहसान किया है। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है कि हम उनके काम, उस मुल्क के काम, हम अपने अवाम की फलाह बहबूद का काम करें। ये हमने अपना फर्ज पूरा करा है। मगर जो आप अयाशी की बात कर रहे हैं, आज नवाज शरीफ साहब को लखपत में जो तकलीफ और जिस तरह करब में बैठे हुए हैं, वो मुझे ये बताएं, ये अयाशी इसको आप कहते हैं? क्या जुर्म किया है? 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना है, मुझे बताएं, इसका जुर्म बताया जाए। आज तक अगर नवाज शरीफ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर किसी अदालत में, किसी इदारे में अगर नवाज शरीफ पे 1 रुपए का अगर चार्जेस साबित हुई है तो हम जिम्मेवार हैं। मगर ये अयाशी नहीं है, ये कुर्बानी है। ये कुर्बानी हमारी लीडरशिप ने दी है इस मुल्क के खातिर, इस कौम की खातिर। ये हमने कभी नहीं कहा हमने एहसान किया है। मगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे, उसमें नवाज शरीफ की तख्ती लगी होगी। यहां तक कि इनकी जो हॉस्पिटल है उन पे भी नवाज शरीफ की तख्ती है, उसकी भी फंडिंग नवाज शरीफ थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं जाऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। मैडम ये मुझे बताइएगा, डॉलर एक मरतबा फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन हमारे जहनों में मौजूद है कि हमें घबराना नहीं है। हमें घबराने की इजाजत तो दे दीजिए मैडम, मतलब ये नाइंसाफी है। थोड़ा सा घबराने दीजिए। क्या जाता है आपका? अच्छा देखिए नूरुल आरिफीन, चले अगर आपको घबराने का शौक है तो ये घबराहट बहुत ही टेम्पररी होगी। उसकी वजह ये है, सारी आपको भी गेम पता है कि डॉलर किस वजह से बढ़ा और इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। लेकिन चले मैं आपके चैनल के तवज्जो से सर थोड़ा सा उनको गुफ्तगू करने दीजिए। भाई साहब आप तो चुप कर जाए ना, मैंने आपकी बातें बड़े आराम से सुनी है। चले हमारी नलायकी है, 70 सालों में आप तो बड़ा कुछ अच्छा करके गए ना। हमने 5 साल में 1 रुपया डॉलर नहीं बढ़ाया। अभी ये मैं इनसे ये पूछेंगे, नवाज शरीफ साहब क्या आम कैदी की तरह जी रहे हैं? कौन सा कर्ब? इनको पता ही नहीं है कि कैदे बा मुशक्कत होती क्या है। ये तो लग्जरी लाइफस्टाइल उधर भी अवेल किए हुए हैं, बीमारी का बहाना करके किस कैदी को इस मुल्क में मिलता है। मैडम मेरे सवाल पे, मैडम प्लीज मेरे सवाल पे आ जाइए। जाके सैरो तफरी करके आए। मैडम मेरे सवाल पे आ जाइए प्लीज। जी मैं आती हूँ, आप पहले इनको चुप कराए ना। जी मैंने चुप करा दिया, बस चुप करा दिया मैडम। जी
अच्छा, जहां तक बात रहेगी, देखें जो आपने बात की है कि जिन लोगों को घबराहट हो रही है, ये कोई मामूली और छोटी बात तो नहीं है, ज़ाहिर है महंगाई तो बड़ी है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि हम जो कहते हैं कि घबराना नहीं है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमने इस मुल्क में करप्शन को जुर्म करार दे दिया। और जब करप्शन इस मुल्क में रुक जाएगी, जितना पैसा आएगा ना, पहले कर्जे नूरुल आरिफीन आपके मुल्क में आते थे वो सारे चोरी कर लिए जाते थे। अभी का जो कर्जा है ये लगेगा और हम वापस भी पे बैक भी करेंगे। दूसरी बात ये कि मैं आपकी एक बात से मैं टोटल एग्री करती हूं कि जो टैक्स मनी है, जो टैक्स का पैसा है, जिसमें नूरुल आरिफीन के पैसे हैं, जिसमें इस शो में जो कैमरामैन है उसके पैसे हैं, उस पे हम अपनी तख्ती लगा कैसे सकते हैं? ये इस मुल्क के अवाम का पैसा है। हमारे मंसूबों में नवाज शरीफ की तख्ती, मैं अभी आता हूं, मैं अभी आता हूं, तख्ती जनाब मन में आता हूं, मैं आता हूं, लेजिस्लेशन करने लगे हैं। जी मैडम। अच्छा, जहां तक बात रहेगी अकाउंटेबिलिटी, और हमने करप्शन को सजा करार दे दिया, जुर्म करार दे दिया। हम इस सोसाइटी में इसको गुनाह के दर्जे पे लेके जाएंगे कि लोग करप्ट लोगों से, उनका ताल्लुक जिस मर्जी सियासी जमात से हो, बुरे और गुनाहगार लोगों की तरह ट्रीट करें, क्योंकि इससे बड़ा गुनाह और जुर्म है ही नहीं जो आज मैं और आप और हमारे पूरी कौम महंगाई और ये जो सारे क्राइसिस से गुजर रही है, ये ना करदा गुनाहों की सजाएं हैं। वो गुनाह जो ये पहले करके गए हैं और अभी एक सूबे में जोरों शोर से जारी हैं, और फिर ये बड़े मासूमाना अंदाज में कहते हैं इनके एसेट्स इनके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कंपेयर किया जाए जिनके सेम बिजनेसेस थे। फिर लोगों को डॉलर की प्राइस का बढ़ जाना समझ में आ जाएगा कि जरदारी की जब बेनजीर साहिबा से शादी हुई तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, उसके पास कितनी जायदादें थी, और आज वो उनको खाद पेट्रोल कैसे लग गया, वो किस तरह से बढ़ गई जंगल की आग की तरह इनकी दौलत फैली। और इस मुल्क के जो मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, एक जिम्नी सवाल है उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। लेकिन एक जिम्नी सवाल है उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। मैडम एक जिम्नी सवाल है जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं 2000% आपसे अग्री करता हूं कि ये जो आपने जरदारी साहब और शादी और वो मिलों वगैरह की बात की, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, वो जो सिलाई मशीन की कमाई थी जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि दुनिया की तमाम सिलाई मशीनों को मौत आ गई, उसके बारे में थोड़ा सा अगर कह दें तो दिल को करार आ जाए। जी मैं बता देती हूँ, इन्हें कह के ना मारे, इनकी तो जो बाजियों की सिलाई में सेंटर पूरे निकल आए हैं ना। पहले जो नुसरत साहिबा है ना उनका जवाब दे, मरियम साहिबा के सिलाई सेंटर्स का जवाब दे। अब मैं बताती हूँ, आप यूं करें, मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से कहती हूँ, ये जो आपके प्रोग्राम में कहते हैं मुझे पार्लियामेंट में टाइम नहीं दिया जाता, ये जाएं और ये जाके पहले जाके जिनकी मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से सिलाई मशीन पे आइए, बिजनेस को चेक करें ना। एक आम शहर, एक सेकंड, ये इतनी बड़ी दो सियासी जमातें, हमने इनका नाक में दम किया हुआ है करप्शन की वजह से, ये जाए ना, ये जाके नैब में कोर्ट में, नाक में तो मेरे भी दम हो रहा है, जल्दी से सिलाई मशीन पे आइए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। देखें ऐसे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये रह गई कि ना तो वो इक्तदार में रही हैं, ना तो उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं। जहां तक रह गई उनके बिजनेस को चेक करना कितना को मुश्किल है, मुझे ये बताएं ना। वो जो जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसके आधी रकम जमा करा दी उन्होंने। ओ भाई साहब, जब मैं इमरान खान साहब हम किसी भी ऐसे बंदे को डिफेंड करें ना तो फिर पूछे ना, या हम उनको छूट दें, इनको जवाब नहीं मिला। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, नाज़रीन यहाँ वक्फे का टाइम हो गया है, वक्फे पर जाएंगे, मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मोहतरमा मारी इकबाल तराना साहिबा, ये मुझे बताइएगा, सिंध में एक बार फिर गुड गवर्नेंस की बात करते चलें, अहम जामियात और बोर्ड्स में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, एनडी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स में घपले, कौमी खजाने को 62.3 मिलियन रुपयों का नुकसान, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में PC1 के बगैर 105 मिलियन खर्च, 9.5 मिलियन रुपयों की गाड़ियाँ खरीद ली गई। कल या परसों के गालिबन शो में मैंने एक ख़बर को मौजूद गुफ्तगू बनाया था जिसमें यह बताया गया कि जी 2 मुशीरान कराम को, ऑल्दो वो डिज़र्व नहीं करते थे, उनका कोई इस तरह की वो नहीं थी डिस्कशन, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गाड़ियाँ दी गई, 2 महंगी तरीन गाड़ियाँ, 90 लाख रुपए की मद में वो गाड़ियाँ खरीदी गई और सिर्फ 3 करोड़ रुपए का पेट्रोल फूंक दिया गया।
आप बता रही थी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने घर में जो लेबॉर्ट्री उन्होंने बनाई हुई, जिसमें उन्होंने हतफ मिसाइल ईजाद करके बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए एक मरतबा वो पैदल निकल गए थे, फिर हम उनको समझा बुझा के वापस लाए। ये मुझे बताइए, ये सब कौन रोकेगा? ये सब जो हो रहा है, ये होशियारी, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, मैं सवाल कुछ पूछूं, भुट्टो जिंदा है करके चौरंगी घुमा गए, ये कहाँ लिखा है? बड़े ड्रामेटिक तरीके से आपने सवाल पूछा है, जिसमें आपने जरदारी साहब का भी, हतफ मिसाइल का भी, और पता नहीं चुरंगी का भी जिक्र कर दिया आपने। फिर पता नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं तो वो पहला जो पॉइंट था उससे इतनी वो चुरंगी भी घूम के आ गई, हतफ मिसाइल भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो स्मार्टनेस, यस, यू कैन फ्लैटर योरसेल्फ, आप ज़रूर अपनी तारीफ कीजिए, अच्छी बात है। मगर जहाँ बात हम करते हैं गुड गवर्नेंस की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा अपना स्टांस बहुत वाज़िया रखा है कि कहीं पर भी उनकी गवर्नमेंट में और ख़ास तौर पर सिंध में कभी कोई कंप्लेन ऐसी आएगी, क्योंकि माजी में भी जो लोग पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ रहे करप्शन की, और वही लोग आज पीटीआई का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब है माजी में वो हराम थे, उनके काम हराम थे, आज वो हलाल हैं, और आज कैबिनेट का भी हिस्सा हैं, पार्लियामेंट का भी हिस्सा हैं, मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते और जाते हैं, मगर पीपल्स पार्टी का जो अपना स्टांस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि कोई भी इस तरह की कंप्लेन आएगी उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से होगा, बल्कि उसको हाथ धोना पड़ेगा, अपनी जो भी उसके प्रिविलेजेस होंगे। तो हमारा स्टांस बहुत वाज़िया है, क्योंकि माजी में अगर कोई क़यादत जो थी, जैसे कि हमेशा गैप आ जाता था भुट्टो साहब के बाद भी, बीबी के बाद भी, तो अभी बिलावल साहब ने इसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा से संभाली है, और वो बिल्कुल एक वाज़िया स्टांस के साथ चल रहे हैं कि करप्शन का कोई भी ऐसा दाग जिसके दामन पर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। और ये बहुत एक वाज़िया बात है। और जहाँ तक अभी आप बार बार कह रहे थे कि जरदारी दाग अगर किसी पर होगा, आप कह रही हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। 3 दिनों से मैं सिंध में होने वाली करप्शन को मौजूद गुफ्तगू बना रहा हूँ। वज़ीर आला हाउस में टीवी नहीं है, जरदारी हाउस में टीवी नहीं है, फरियाल तालपुर साहिबा के पास टीवी नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब को उर्दू समझ में नहीं आती है, या ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तमाम अखबार झूठ बोल रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट झूठी हैं, रतो डेरों में जो मौत का नंगा नाच खेला जा रहा है वो झूठी है। अजरा पेचू साहबा ने आज मीडिया पर तबर्रा किया, उन्होंने कहा कि जी आपने एड्स मुतासरीन के नाम छाप दिए, 2000% उन्होंने सही किया, 2000% बैन कर देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हरकत की। लेकिन इससे पहले भी एक सच है, और वो ये कि अपने लोगों की गफलत को अंडर कारपेट करके और निकल जाना। वो सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम क्या झक मार रहा है? जी, वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी ये हमारे भी सुनने में आया, पूरे पाकिस्तान में क्या थरथरी मच गई। पहले तो हम जो था वो पोलियो को रो रहे थे, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो वक्तन फ़वक्तन फूट पड़ती हैं, जैसे डेंगू भी पंजाब में फूट पड़ा। अभी ये जो HIV का सुनने में आया है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट डेफिनेटली जब से गवर्नमेंट के नोटिस में आया है, दे आर टेकिंग सम इनिशिएटिव एंड दैट शुड बी वेरी कोई स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वबा है कि जो नहीं फैलनी चाहिए। और इतनी तेजी से आदाब के साथ आपसे आखिरी ज़िमनी सवाल पूछ करके फिर निकल जाता हूं। ये तो मुझे भी पता है होना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं? कौन करेगा? देखिए जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि ठीक है, अभी आपने मुझे ये बताइए कि पहले पाकिस्तान में 5 साल पहले या 10 साल पहले कहाँ आपने एड्स सुना कि एड्स जो है वो इस तरह से आया? ठीक है, कभी कोई एक आध केस सामने आता भी था तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इसको बहुत सीरियसली लेती थी, मगर ये भी इट्स शॉकिंग फिगर कि 2000 पीपल आर बीन अफेक्टेड बाय दिस HIV, जो कि बहुत जानलेवा है। और बहुत आसानी से सवाल, हालांकि किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर ये बिलावल भुट्टो ने इतनी देर में क्यों नोटिस लिया? आप मुझे ये बताइए कि ये आपको ये खबर कब पता चली थी? जी, ये खबर कब पता चली थी? मैं 15 दिन पहले इस पे एक प्रोग्राम ठोक चुका हूँ। अच्छा, 15 दिन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो पोजीशन में, रुतबे में, खैर उम्र में तुमसे बड़े नहीं हैं, HIV के जो मरीज हैं वो 15 दिनों में ठीक नहीं होते।
HIV। मैंने कब कहा कि उनके सराहने दवा लेके खड़े? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप चीज को आप कुछ आइडेंटिफाई करेंगे या आपको कुछ भी होगा, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। इन 15 डेज यू कुड डोंट एक्सपेक्ट कि HIV का तो वैसे भी कोई इलाज नहीं है। अगर आपने बहुत कोई आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई अनफॉर्चुनेटली। चलें, मैं थोड़ा सा फरमाइएगा। खेलदास साहब, सर मुझे ये बताइएगा ऑन अ लाइटर नोट, ये शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं अख्तर औसाफ, सुप्रीम कोर्ट में बेहोश होकर गिर पड़े। अभी मेरी PTI के किसी दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अख्तर औसाफ साहब के कान में किसी ने कह दिया है शहबाज शरीफ बेकसूर हैं और वो इखलाकन बेहोश हो गए। इसमें सदाकत है? देखें, ये जो प्रोपेगेंडा है या जिस तरह इस किस्म की बातें हैं, ये हमेशा PTI गवर्नमेंट कर रही है। मैं इनका अपना मैडम जो बैठी हुई है लाहौर में, उसको जवाब देना चाह रहा था। जो मरियम के इन्होंने जिक्र किया कि क्यों बनीगाला में चीखें निकल रही है, क्यों PM ऑफिस से चीखें निकल रही है, क्यों वजारत खारजा में चीखें निकल रही है। जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट PMLN की बनी है, ये हमारा पार्टी का फैसला है। क्यों इनको फोबिया हो गया? इतना डरते एक नियति लड़की से, इतना डरते, और मरियम नवाज से इतना खौफ है आपको? मरियम नवाज से आपका वजीर खारजा इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को छोड़कर अभी मरियम का वर्कर बोल रहा है, जब खुद बोलेगी तो आप बात नहीं कर सकेंगी। बात ये है वजीर खारजा का क्या काम है? वो मरियम मेरे साथ मुकालमा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो प्लीज आप जवाब दीजिएगा। आप थोड़ा सा तामुल का मुजाहरा कीजिए। और डरो उस दिन से जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कौमी असेंबली की रुकन बनेंगी और जल्द बनेगी और कायद ऐवान बनेगी, तब आपको हम पूछेंगे। ये काम नहीं है आपका। हमारे पास आपने पूरी कैबिनेट की कैबिनेट अपनी PTI की निकाल के फेंक दी। हमने तो कुछ नहीं आपको कहा। हमने पार्टी के हमारे फैसले हुए हैं, आपको तकलीफ हो गई है। क्यों भाई हो गई है तकलीफ? इसलिए तकलीफ हो गई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के दिलों में धड़कती है उसकी आवाज। इनको पता है कि ये लीडर अब आ गई है इस मुल्क की। तो ये आपकी जो ना फ्रस्ट्रेशन है, वो बौखलाहट है, जिसपे आप बार बार मरियम नवाज शरीफ साहबा का जिक्र करेंगी। सर, तो हम अगर आपकी इजाजत हो, आपकी गुफ्तगू कंप्लीट हो गई है, तो फिर मैं मैडम से एक सवाल पूछ लूं। हाँ, पूछें, क्यों नहीं पूछें? ठीक है, क्योंकि मैं उधर जाऊंगा और आप बीच में कूद गए। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले। जबरदस्त, मैं आपकी परमिशन से जा रहा हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम ये मुझे बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान से ये जो बोझ, ये जो अनाद है, सब जानते हैं, आप माने न माने, इमरान खान साहब एक ज़माने से मौलाना साहब को जो कुछ कहते आए हैं, आपके कायदीन जो कुछ उन पर इल्ज़ाम लगाते चले आए हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये मुझे बताइएगा मैडम कि ये एक आदमी से आपकी नहीं बनती। समझ में आता है सियासत में नज़रियात का, उसूलों का, बहुत सारी चीज़ों का इख्तिलाफ होता है, लेकिन उन उसूलों को कता नज़र रख करके, सियासी जो उसूल है उनको कता नज़र रख करके, अखलाकियात का दायरा फलांग करके, अगर आपने किसी की जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, नवाज शरीफ साहब को आपने लाइफ रिस्क का जब मामला उठा, आपने उनको अस्पताल तक भेजा, आपने फिर उसके बाद अदलिया ने उनको ज़ाहिर की ज़मानत भी दी, इलाज का उनको मौका भी फराहम किया गया। फजलुर रहमान साहब से ऐसा क्या बैर है कि जो सिक्योरिटी उनकी थी वो महदूद कर दी गई है, और खुदा न खास्ता इल्ला माज़ल्ला तो वस्तफ़ार मेरे मुंह में खाक, अगर कोई खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आ जाता है तो क्या इमरान खान साहब, स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूं मैं, वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं जल्दी से भाई साहब की बात का जवाब दे दूं कि हमें मरियम नवाज हमारे आगे एक साबका करप्ट प्राइम मिनिस्टर की बेटी के अलावा उसकी सियासी हैसियत कुछ नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मरियम में हमारी लीडरशिप से आप कंपैरिजन करते हैं, मेरे साथ ले, मेरे साथ बैठ के मुकालमा कर रहे हैं, 1 रुपए का सबूत नहीं है आपके पास। और दूसरी बात ये, एक करप्ट खानदान की खान पे बात करने आएगा, आप सुन नहीं सकोगे। माइक अच्छा, दूसरी बात है कि उन्हें ले है ना किसी के साथ भी मुकालमे के लिए, कि वो जब पार्लियामेंट में आएगी तो आसमान गिर जाएगा। इनका वज़ीर आज़म खिलाफ तरफ है, क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके नाम के आगे से उसके वालिद का नाम हटाओ, इस सियासी जमात के मुझे बताएं, की बेटी होने के अलावा। आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएंगे तो मैं उनसे
बात नहीं, करूं। बात मैं समझ गया, आपने अपना कंसर्न शो कर दिया थोड़ा सा। जाति उम्रा में रहने के अलावा उसकी क्या मैडम उसकी सियासी क्या बसात है? आपको डर क्यों है मरियम नवाज से? आप बताएं कौम को क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल शो का वक्त खत्म हो चुका है। फॉलोअर नहीं है, सर वो सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही, आप क्यों नहीं समझ रहे? थोड़ा सा फरमाइए। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेरे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुताल्लिक सवाल पर आ जाइए, स्ट्रेट अवे जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से महदूद कर दी गई, आपका सवाल यही है? उनको सिक्योरिटी हिंदुस्तान दे रहा था इससे पहले, जाहिर है सिक्योरिटी गवर्नमेंट ही देती है, नहीं देती। हाँ ठीक है, अच्छा उसमें, अच्छा ठीक है नूरुल आरिफिन, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं कि जो क्या नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ इस मुल्क से लूटा हुआ अच्छा खासा माल है उनके पास, इस अवाम का दिया हुआ माल, तो वो अपने लिए सिक्योरिटी अच्छी से अच्छी रख सकते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी रख सकते हैं, हम क्यों जिम्मेदारी कबूल करेंगे? अच्छा बात सुनिए, ये आपने काबीना में जितने मुशीर और वजीर रखे हैं, इमाम काबा का सबके हक में फतवा आपके पास मौजूद है, इमरान खान साहब के पास, कि ये इस धरती पे आखिरी नेकोकार है, ये हर आदमी पर पार्लियामेंट के मेंबर, मेरी बात सुने एक सेकेंड जी भाई, ये जो टैक्स का पैसा है ना, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है कि जो माजी में भी मेंबर रहे हम उनको सिक्योरिटी देते फिरे। मैडम ये डिस्क्रेशन किसी के बाप का नहीं है। गवर्नर इमरान प्लीज नहीं, बाय बुक जो पाकिस्तान का आइन कहता है, मेरे से आइन की बात करेंगे, पाकिस्तान का आइन कहता है तो ठीक है, उनकी सिक्योरिटी उतनी होनी चाहिए जितनी आइन में गुंजाइश है, उसके अलावा ये पैसा हम यतीमों पे लगाने को प्रेफर करेंगे, हम पनाहगाह पे लगाना प्रेफर करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको अभी आसान से नुस्खा बता देता हूं, आसान से नुस्खा बता देता हूं, पैसे कमाने का, सुनिए, पैसे बचाने का आसान सा नुस्खा मेरे पास है, आप सुनना चाहेंगे? करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है जो इन्होंने इतने सालों में लूटी है, उनको चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी प्रूफ कीजिए ना। 50,000 लोग रखें, 20,000 लोग रखें, 10 गाड़ियां रखें, 50 गाड़ियां रखें, हमारे हमें कोई मैडम, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे कोई मिसफॉर्चून हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर जाएगी। प्लीज नोट दिस। हम ऑस्टेरिटी ड्राइव, हम अपने ऑफिस में चाय पानी आपकी काबीना जो है वो शैतान की आंख की तरह लंबी होती चली आ रही है, सब आप कह रही है फी सबीलिल्लाह हो रहा है, क्या बातें कर रही हैं? जब इस में लोग रूल करते थे सल्तनत की तरह, इन्होंने अपने अपने हिस्से बांटे हुए थे और इस मुल्क को मुख्तलिफ हिस्सों में नॉट बायबल मैडम, सॉरी आई डोंट बाय दिस। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंतहाई अहम सवाल मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक जो मैंने पूछा और उसका जो जवाब मिला वो सब आपके ज़हनों में ताज़ा रहे। परवरदिगार से इल्तिजा है, परवरदिगार आलम सब खैर रखना। इसी के साथ नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और हमारे प्रोग्राम की टीम को इजाज़त दीजिए।